अस्सलामुअलैकुम क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। क्लास, हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 7 जो है वो स्टार्ट किया था और उसमें जो है वो हमने कुछ बेसिक चीज़ें बायोएनर्जेटिक्स की डिस्कस की थी। मैं आपको आज के लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने लास्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल कर लें ताकि आपको याद आ जाए कि हमने लास्ट लेक्चर में बेसिकली क्या चीज़ जो है वो डिस्कस की थी। ठीक है क्लास, सबसे पहले तो हमने देखा था जो बायोएनर्जेटिक्स है ये क्या बेसिकली इसका जो है वो आपके बायोलॉजी में, आपके ह्यूमन बॉडी में अगर एटीपी प्रोड्यूस होती है, फॉर्म होती है तो किस तरह और कैसे होती है। ठीक है, हमने इसके बारे में देखा था। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि जो एनर्जी है हमारे फूड मॉलिक्यूल्स से हम लेते हैं वो किस तरह आती है। ठीक है, वो जो है वो उसमें हम फूड लेते हैं, उसके अंदर जो कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, अब वो जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसके रिज़ल्ट में हमारे पास एटीपी बनता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास स्टोर फूड हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में उनके बॉन्ड्स के अंदर मौजूद थी, जो हम लोग फूड वगैरह लेते हैं और वो फिर ब्रेक डाउन होती है और कन्वर्ट होती है इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमने एटीपी के बारे में पढ़ा था। एटीपी क्या होता है? एक एनर्जी करेंसी है आपके लिए, जैसे हम लोग एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किया था क्लास। इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें एक नाइट्रोजन बेस होती है, 5 कार्बन शुगर होता है और हमारे पास ट्राइफॉस्फेट चेन होती है। इसमें हमारे पास 3 तरह के फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट होते हैं ग्रुप, जिसमें हम लोग कहते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा जो है वो आपका, ये भी आपको एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें आपको क्या पूछ सकते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है फॉस्फेट का वो आपका 5 कार्बन शुगर के साथ अटैच होता है, तो वो होता है अल्फ़ा ग्रुप। इसके अलावा हमने रोल पढ़ा था एटीपी का। सेल में एटीपी क्यों चाहिए होती है? सारी बातें, मेजर फंक्शंस ही आपके सेल परफॉर्म कर रहे होते हैं, हर चीज़ सेल से हो रही होती है। ठीक है, तो आपको उसको से रिक्वायर्ड होता है। फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है लेकिन लॉस कभी भी नहीं हो सकती। रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, आज हम लोग जो है वो अब एटीपी को डिस्कस करेंगे दोबारा। पहले हमने थोड़ा सा ओवरऑल जो है वो देखा था, अब हम उसको यहाँ पे थोड़ा सा क्लास डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे से एक सेकेंड जी क्लास, अब देखें, अगर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें एटीपी को, एक एनर्जी सोर्स है। ठीक है, एक हमारे पास एनर्जी करेंसी है। ठीक है, डिस्कवर हुई थी सबसे पहले 1929 में। ठीक है, और रही बात जब डिस्कवरी होती है किसी भी चीज़ की तो आहिस्ता आहिस्ता करके उसमें अमेंडमेंट की जाती है, बहुत सारे और थ्योरीज दी जाती हैं और चीज़ें जो है वो की जाती हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो है वो आगे प्रोसेस में जाता है। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो लिपमैन ने 1941 में इसको एज आ क्या कहा था कि ये एनर्जी ट्रांसफ़र मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एक तरह से एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वो क्या है? एटीपी है, जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। हम इसको कहते हैं कि ये मेजर एनर्जी करेंसी है सेल की। ठीक है, अब क्या होता है? प्रोवाइड एनर्जी फॉर ऑलमोस्ट ऑल सेलुलर प्रोसेसेस। ठीक है, इसके बाद सिंथेसिस ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आपके पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जो लार्ज होते हैं, जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये वाले आपके पास जो है वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। यानी कि इनको जो है वो सिंथेसिस करता है, इनको जो है वो प्रिपेयर करता है। उनकी प्रिपरेशन में, इनकी सिंथेसिस में हमें क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। हम मसल्स को मूव करते हैं क्लास, हम लोग वॉक करते हैं, काम करते हैं, हम जो भी करें मूवमेंट, उसमें हमारे मसल्स ज़ाहिर बात है इन्वॉल्व होते हैं।
जब हम लोग बोन मूव करते हैं तो बोन के साथ मसल्स अटैच होते हैं। अब कुछ मसल्स जो हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं, कुछ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है। इस तरह करके जाहिर बात है जो आपके मसल्स को मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए होती है वो भी आपकी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी आ रही होती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब जो हमारी बॉडी के अंदर नर्व इम्पल्स जाकर जो है वो सिग्नल्स मूव कर रहे होते हैं। अगर आपको कोई आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे लगता है तो फ़ौरन विदिन क्या मिली सेकेंड्स आपके जो है वो रिएक्शन हो भी जाता है, ठीक है। तो ये आपके इसके लिए आपकी एटीपी यूज़ होती है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है आपके सेल्स के बिटवीन, एक सेल से चीज़ें दूसरे चीज़ में मूव करती हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो हम देखते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक्सोकाइटोसिस और एंडोकाइटोसिस। एक्सो मीन्स सेल से वेस्ट प्रोडक्ट बाहर मूव करवाने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। क्लास अगर आपको चैप्टर नंबर 4 याद हो, चैप्टर नंबर 4 में हमने डिस्कस किया था, ठीक है, एक्सोकाइटोसिस। और एंडोकाइटोसिस क्या होता है कि आपको अगर कोई फॉरेन पार्टिकल आपके मार गया है तो उसको सेला जो है वो इंकल्फ कर लेता है और वो आपकी बॉडी में हार्म नहीं करता, ठीक है। अब उसको ब्रेक डाउन करके वो एंडोकाइटोसिस के जरिए उसको अपनी सेल से बाहर निकाल देता है। आगे हमारे पास है एटीपी, जिससे कि हम लोग इक्वल कह सकते हैं एनर्जी कैरियर एंड सप्लायर, एनर्जी सप्लायर, ओके। नेक्स्ट हम डिस्कस करें तो हम दोबारा से थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो एटीपी का डिवाइड होता है 3 पार्ट्स पे, जैसे कि हमारे पास एडनिन है जो कि डबल रिंग नाइट्रोजीनियस बेस है। राइबोस हमारे पास है 5 कार्बन शुगर। इसके बाद हमारे पास आता है 3 फॉस्फोरस ग्रुप जो लीनियर चेन में अटैच होते हैं, ठीक है। और हमारे पास इसमें 3 तरह के आते हैं, अल्फा बीटा गैमा। नेक्स्ट हमारे पास है हाई एनर्जी बॉन्ड एग्जिट बिटवीन फॉस्फोरस ग्रुप डोनेटेड बाय दिस सिंबल, ब्रेकिंग दिस बॉन्ड्स रिलीजिंग यूजेबल एनर्जी। इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने से यानी कि फॉस्फोरस के, अब आप देखें पहले आपके पास ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपकी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो पहले ये हमारे पास डाई में जाएंगे। अब ये ट्राई है, ठीक है, फिर ये हो जाएगा, अब ये टूट गया बॉन्ड, इसने एनर्जी रिलीज की तो ये हमारे पास हो जाएगा डाई। और इसके बाद ये वाला बॉन्ड टूट गया तो ये हमारे पास सिंगल रह जाएगा फॉस्फोरस, ठीक है। तो इस तरह जो है वो एनर्जी जो है वो आपकी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें, हाउ एटीपी स्टोर्स एंड रिलीज एनर्जी। एनर्जी इज स्टोर इन फॉस्फेट बॉन्ड्स, जो अभी हमने रिसेंटली बात की है, ये बॉन्ड्स जो हैं वो इसमें एनर्जी स्टोर होती है। व्हेन एटीपी लूजेस वन फॉस्फेरस, अभी मैंने बात की कि ये वाला जो है अगर फॉस्फोरस ये लूज हो जाए तो हमारे पास एटीपी से एडी भी हो जाएगा, क्योंकि ये देखें ये आपके पास 3 है तो ट्राई है, एक निकल जाएगा तो 2 रह जाएंगे, तो वो आज आपके पास हो जाएगा डाइफॉस्फोरस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एनर्जी जो हमारे पास निकली 7.3 किलो जॉल मोल के हिसाब से जो है वो निकलती है। अब इसके बाद अब जब ये एनर्जी यूज़ होगी और एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये वाला ब्रेक होगा, तो हमारे पास अब पीछे कितने रह गए फॉस्फोरस, एक रह गया, तो उसमें क्या कहते हैं मोनो, ठीक है। तो जैसे एडीपी कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया, डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो गया एडिनोसिन मोनोसल्फेट, यानी कि एक सल्फेट में एक भी निकल गया, और इससे भी एनर्जी कितनी मिली हमें, वही मिली। अब देखें ओनली द आउटर मोस्ट फॉस्फोरस बॉन्ड यूजुअली ब्रेक क्विकली, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। जो हमारे पास आउटर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, क्योंकि इसको यहाँ से ब्रेक करना ईजी है, लेकिन इसको जो है वो आपको थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा, लेकिन इसको ब्रेक करना जो कि आपके शुगर के साथ अटैच है ये थोड़ा सा मुश्किल होती है। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास है एटीपी, ठीक है। अब एटीपी जो है हमारे पास साइकिल जो है ये री साइकिल है, यहाँ पे जो है वो
रिलीज होता है, डिस्चार्ज होता है, फिर रिचार्ज होता है, फिर आपका जो है वो ये साइकिल आपका कंटिन्यूसली चल रहा होता है। अब हम एटीपी की बात करें, एटीपी इज कॉन्स्टेंटली ब्रेक एंड रीजनरेट। एटीपी जो है आपका कॉन्स्टेंटली ब्रेक होता है और रीजनरेट होता है, ठीक है सेल्स। अब एटीपी जो है हमारे पास, एटीपी एटीपी में जाएगा पीआई और एटीपी अगेन बन जाएगा, दोबारा ऐड होगा तो दोबारा वो चीज़ बन जाएगी। तो ये आपके पास जो है वो रिचार्ज हो रहा है। इसके बाद हमारे पास आता है रीजनरेशन होती रहती है। हमारे पास एटीपी की जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीडेशन होती रहती है, फूड से आता रहता है, रिडक्शन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूसली आपका चल रहा होता है। आगे अगर हम लोग बात करें, एटीपी इज लाइक अ रिचार्जेबल बैटरी। एटीपी जो है वो रिचार्जेबल बैटरी है। अब देखें, अगर तो डिस्चार्ज हो रहा है यानी कि एक फॉस्फोरस रिलीज हो रहा है उसमें से, तो एडीपी बनेगा, और दोबारा जो है वो आपके पास फॉस्फोरस जो है वो आके अटैच हो जाता है एटीपी के साथ, तो वो हम उसको कहते हैं कि दोबारा ये रिचार्ज हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ इम्पोर्टेंस इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एनर्जी रिलीज रिएक्शंस, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, यानी कि एनर्जी बनती है, जनरेट होती है, वो रिएक्शंस हमारे पास क्या कहलाते हैं? एनर्जी रिलीज रिएक्शंस जो हैं वो हमारे पास सेलुलर रिएक्शंस होते हैं, जनरेट एटीपी। और एनर्जी कंज्यूमिंग रिएक्शंस कौन से होते हैं? जिसमें एनर्जी हमें चाहिए होती है, ठीक है। अब जो जिसमें हमें एनर्जी चाहिए वो कौन सा है? बायोसिंथेसिस, यानी कि ऐसे जिसमें हमारे पास प्रोटीन बन रही होती है, डीएनए बन रहा होता है, आरएनए बन रहा होता है, उसमें हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हमें चाहिए होती है, हम उसमें से एनर्जी जो है वो लेते हैं। इसी तरह अब सेल में अगर कोई जो है वो वैक्यूल, जो भी आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ जो कि उसने मूव करवानी है सेल टू सेल, उसके ट्रांसपोर्ट के लिए आपको होती है, आपको मूवमेंट अगर पता मूवमेंट होगी तो आपको इसका मतलब है कि आपको मूव करवाने है कोई भी चीज़, तो उसमें आपके जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा अगर हम लोग डिस्कस करें तो इसमें सारी एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, इसमें हमारे पास रेस्पिरेशन में जनरेट होती है। एटीपी इज इक्वल टू एनर्जी लिंक बिटवीन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म होता है बिल्डिंग अप। यानी कि कैटाबॉलिज्म में क्या है, बड़ी चीज़ जो है वो बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स छोटे में ब्रेक डाउन होंगे, और एनए में क्या होगा कि छोटे मॉलिक्यूल्स बन के कोई बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो बनाएंगे, ठीक है। ये दोनों जो हैं आपके पास कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, ये बेसिकली आपके पास जो है वो मेटाबॉलिज्म की टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम डिस्कस करें, विदाउट एटीपी लाइफ प्रोसेसेस कुड स्टॉप। अगर तो आपको एटीपी, आपको एनर्जी नहीं मिल रही आपके बॉडी में, तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो है वो आपकी लाइफ साइकिल, जो बाकी सारे प्रोसेस हैं वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अब प्रोसेस हम लोग डिस्कस करेंगे वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक वो प्रोसेस है जो आप छोटी से छोटी क्लासेस से पढ़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसमें आप डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हम इसको बहुत अगर सिंपल वर्ड्स में हम डिस्क्राइब करें तो क्लास वो हमारे पास होता है, हम लोग इसको बहुत नॉर्मली कहें तो हम लोग कहते हैं कि सनलाइट ली जाती है, प्लांट्स हैं वो सनलाइट लेते हैं और अपनी फूड बना लेते हैं। हम सिंपल प्रोसेस, सिंपल वर्ड्स में हम लोग जो पढ़ते हुए आते हैं, हम इसको इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। हम इसको इसी तरह जो है वो छोटी सी क्लासेस में डिस्कस करते हुए आते हैं, फिर ऐसा ऐसा जो है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ना शुरू करते हैं, और बड़ी क्लासेस में आके हम उसको ज़रा फुली जो है वो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू, और एक जो प्रोसेस हो रहे होते हैं हम उसको फिर जो है वो स्टडी करते हैं। अब देखिए, जो फोटोसिंथेसिस है इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया सिंथेसिस। अब इसमें क्या होता है, जो आपके पास ग्रीन प्लांट्स हैं, आपके पास सारे प्लांट्स जो हैं वो, और आपके पास एल्गी जो होती हैं, और कुछ आपके पास बैक्टीरिया जो हैं, कुछ बैक्टीरिया आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो कि खुद बनाते हैं
सनलाइट से अपनी फूड, कुछ बैक्टीरिया आपके पास हेटरोट्रॉफिक होते हैं जो कि अपनी फूड खुद नहीं बना सकते। ठीक है क्लास। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, वो ग्लूकोज देते हैं यूजिंग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, वाटर करते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल होता है और सनलाइट यूज़ होती है, जिसके बाद वो अपना इसको जो है वो अपनी फूड को बहुत इजीली प्रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इट इज़ एनाबॉलिक रिएक्शन, यानी कि बिल्डिंग कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर वन। कैटाबॉलिक रिएक्शन नहीं है। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है कि आप बड़े कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, ये है एनाबॉलिक। एनाबॉलिक में क्या है कि हम लोग कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं सिंपलर मॉलिक्यूल्स से, जैसे कि आपको कार्बन मिल गया, वाटर मिल गया, सनलाइट मिल गई, ये चीज़ें मिलने के बाद आपको जो है वो आप उसको उससे एडवांस थोड़ा सा जो है वो अपना मॉलिक्यूल, अपनी चीज़ जो है वो बहुत इजीली बना लेते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, इसमें आती है इम्पोर्टेंस। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इट इज़ इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल पाथवे। ठीक है, इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बायोलॉजिकल पाथवे बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल लाइफ डिपेंड अपॉन इट्स फूड एंड ऑक्सीजन। एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, जो प्रोसेसेस आपके बायोकेमिकल पाथवे से होते जाते हैं। ऑलमोस्ट लाइफ डिपेंड कर रही होती है इस फूड के ऊपर और ऑक्सीजन के ऊपर, पहली चीज़। क्योंकि अगर आपको फूड नहीं मिलेगी या फूड नहीं लोगे तो क्या होगा कि आप क्या करते हो, आपका जो वो है, आपके लाइफ प्रोसेसेस हैं, आपको एनर्जी नहीं मिलती। ठीक है, और ऑक्सीजन आपको चाहिए होता है, तो ये चीज़ें जो हैं वो होती हैं। इसके बाद आता है प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड। प्रोड्यूस ऑर्गेनिक फूड, हमारे पास जो ग्लूकोज होता है वो फॉर्म होता है इस फूड चेन से। रिलीज एनर्जी नीडेड फॉर द सेलुलर एक्टिविटी, और रिलीज करता है एनर्जी जो कि हमें सेलुलर एक्टिविटी के लिए, प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की हमारे पास एक जनरल इक्वेशन होती है, वो क्या होती है। अब देखें, कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास आए और वाटर, दो चीज़ें आपकी मेन रिक्वायर्ड होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। उसमें आपके पास लाइट आती है जो कि सनलाइट होती है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है, जहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा होता है। अब देखें, यहाँ पे आपके पास ग्लूकोज बनता है, यानी कि सिंपलर चीज़ों से आपकी एक कम्प्लेक्स चीज़ बन रही है, ग्लूकोज बनता है, इसके साथ ऑक्सीजन और इसी के साथ आपका वाटर। ठीक है, तो ये एक फोटोसिंथेसिस का सिंपल सी इक्वेशन है जो कि हम लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं, और ये एक सिंपल इक्वेशन है जो बहुत इजी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ आते हैं रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स कौन से हैं आपके पास, ये ठीक है, ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब ये आपके पास एक लिमिट आ गई है यहाँ पे यार, एक डिपेंडेंस आ गई है कि आपके पास एनर्जी जो है वो सनलाइट आपको रिक्वायर्ड होगी, और क्लोरोफिल जो है वो कैटलिस्ट एज अ यूज़ हो रहा है, पिगमेंट कलर होता है आपके पास क्रोमेटोप्लास्ट में। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, फीचर्स कुछ डिस्कस करें, तो क्लास यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, कन्वर्ट किया जाता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। स्टोर्स एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज सिंपल है, उसके अंदर जो है वो आपका ये जो है वो स्टोर की जाती है एनर्जी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, स्पॉट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि
ज़मीन पे ज़िंदगी गुजारने के लिए आपके पास एक मेन चीज़ क्या होती है? फूड होती है। फूड और ऑक्सीजन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको ऑक्सीजन जो है वो आपको रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, ये एक मेन चीज़ क्लास जो है वो हम लोग डिस्कस इसको जो है वो कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हाँ जी, अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, यहाँ पे इनटेक होता है हमारे पास वाटर का, और हम लोग वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में रिक्वायर्ड होती है। अब वाटर कहाँ से आता है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है, क्या सोर्स यूज़ होता है, उसके बारे में देखते हैं। अब देखिए वाटर जो है वो आपका वाटर कहाँ से आता है। अगर आप देखें आपके जो रूट्स हैं, ठीक है, उनकी टिप्स के ऊपर रूट एयर लगा होता है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वो वाटर को एब्जॉर्ब करके आपके रूट से आपके ऊपर स्टेम तक मूव करवाता है। आयन के जब मूव करेगा तो फिर आपके वो सेल्स तक जाएगा। तो वाटर मेजर सोर्स जो होता है आपका, सोर्स होता ही आपका जो है वो सॉइल है। ठीक है, सॉइल से वो वाटर इनटेक करता है। अब जो वाटर है वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड रूट हेयर्स। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू जो प्रोसेस है, जो मूवमेंट है उसकी, वो ऑस्मोसिस के थ्रू होती है। ठीक है, और रूट्स एयर के थ्रू होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। नेक्स्ट आगे हम लोग इसको देखें क्लास, तो इसमें क्या होता है हमारे पास, रूट हेयर प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ द वाटर एब्जॉर्प्शन। जो आपके पास रूट हेयर होती है ना, बेसिकली ये आपके पास जो है वो, इसमें आप बहुत इजीली चीज़ों को जो है वो ये जो वाटर है बहुत इजीली और लार्ज स्केल पे एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि रूट एयर में और रूट एयर्स होती हैं जिनकी भी ब्रांचेस होती हैं। इस तरह करते हुए ये प्रॉपरली जो है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर रहा होता है वाटर को। आगे है ट्रांसपोर्ट। जब एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को रूट्स से, ठीक है, ट्रांसपोर्ट करता है अपवर्ड, वाटर मूव्स अपवर्ड, वाटर अपवर्ड मूव करता है थ्रू एक्साइलम। फ्लोएम आपके पास दो वेजल्स होती हैं, फ्लोएम वेजल से आपका जो है वो क्या जाता है और फूड जाता है। ठीक है, जबकि एक्साइलम वेजल से आपके जो है वो वाटर मूव करता है रूट से स्टेम में जाता है, स्टेम से लीव्स में जाता है। ठीक है, फाइनली वाटर रीचेज द मेसोफिल सेल्स ऑफ लीव्स वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, यानी कि आपके पास अगर ये ट्री है तो यहाँ से आपके पास जो रूट्स हैं और ये आपके पास रूट्स एयर हैं, यहाँ से आपके पास वाटर पहले तो स्टेम में जाएगा, स्टेम के बाद आपके पास लीव्स में जाएगा, जहाँ पे मेसोफिजियल सेल्स मौजूद होते हैं लीव्स के अंदर, जो कि क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपको मानी की एब्जॉर्प्शन समझ आई होगी क्लास, आई होप सो। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। नेक्स्ट अब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका प्लांट है वो कहाँ से लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट जो है वो क्लास आपका, आपके जो एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग है, वहाँ पे एयर जो एग्जिस्ट करती है, एयर से आपके जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपकी चीज़ जो है वो ले लेता है, पहली चीज़। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग बात करें सोर्स एयर आपका सराउंडिंग उसकी जो है वो है। एंट्री कहाँ से होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, आपके लीफ से। लीफ में हमारे पास जो है वो, जो आपका लीफ है उसमें हमारे पास इस तरह के डोर्स होते हैं, यानी कि हम इसको कहते हैं, अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें, टिनी पोर्स होते हैं जिनको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। ये ओपन होते हैं तो एयर अंदर पास करती है, और ज़्यादातर मोस्टली जो है ये
अंडर साइड ऑफ द लीव होते हैं, ऊपर वाली लीफ की जो लेयर है वो थोड़ी शाइनी होती है ताकि वाटर या वाटर वेपर की जो एवेपोरेशन है वो थोड़ी सी कम हो सके, और नीचे वाले पोर्शन में इसके जो है वो लीफ के ज़्यादा जो है वो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजनिंग को, किसकी, स्टोमेटा को। यहाँ पे भी आपका एक एमसीक्यूज बन सकता है क्लास के, कौन से सेल्स कंट्रोल करते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को, वो हमारे पास है गार्ड सेल्स। आगे हमारे पास है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन पाथवे जो है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स इनटू एयर स्पेसेस अब इनसाइड द लीफ, ठीक है, डिसॉल्व इन अ थिन वाटर लेयर अराउंड द मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स जहाँ से वाटर आ रहा है वहाँ पे आती है और वहाँ से डिसॉल्व होती है, ठीक है, वाटर के साथ। फाइनली डिफ्यूज होता है मेसोफिल सेल में जहाँ पे आपके पास फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में अगर आपको ये भी एमसीक्यूज आता है कि कहाँ पे आपके फोटोसिंथेसिस में आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो परफॉर्म होता है कौन सा सेल में, तो आप उसमें जो है वो मेसोफिल सेल्स जो है वो आप कहते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए क्लास, यहाँ पे देखिए ये आपका जो है ये आपके सॉइल है, यहाँ पे देखिए ये रूट्स हैं, यहाँ पे इसका वाटर जो है वो मौजूद है। अब यहाँ से वाटर मूव करेगा आपके अपवर्ड, ठीक है, वाटर आपका आ रहा है सॉइल से, कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है आपकी एयर से, और ये आपके पास आ रहा है सनलाइट। अब वाटर भी है, सनलाइट भी है, ठीक है, और ऑक्सीजन भी है, दोनों चीज़ें आपके पास मौजूद हैं, जिसके एंड में आपके पास क्या चीज़ बनेगी जब फोटोसिंथेसिस होगी, आपके पास ग्लूकोज की प्रिपरेशन होगी, वाटर की प्रिपरेशन होगी और ऑक्सीजन की होगी, ठीक है, यही चीज़ें आप लोगों की बनती हैं। इन्हीं चीज़ों से जो है वो आपके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ठीक है क्लास। तो इस तरह जो है वो आपके पास ये चीज़ें जो है वो बनती हैं, यानी कि स्मॉलर वन से आपके पास जो है वो लार्ज चीज़ जो है वो लार्ज कम्प्लेक्स चीज़ जो है वो आपके पास मॉलिक्यूल्स जो है वो बनते हैं। जी क्लास, यहाँ पे जो है वो हम अपने इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें आगे जो है वो मैकेनिज़्म आते हैं फोटोसिंथेसिस के। फोटोसिंथेसिस में बेसिकली आपके मैकेनिज़्म होते हैं दो, एक मेजर जो रिएक्शंस हैं हम लोग उसको पढ़ते हैं। एक आपके पास लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है, और एक आपके पास डार्क रिएक्शन होता है, ठीक है। ये दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं ये रिएक्शंस। इसमें जो है वो इसके अलावा जो है वो हम इसको देखेंगे लाइट रिएक्शंस को और डार्क रिएक्शंस को, ठीक है क्लास। आज जो हम लोग ने डिस्कस किए इसको हम लोग एक दफ़ा दोबारा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको दोबारा से जो है वो एक दफ़ा आपके जो है वो रिपीट हो जाए आपकी चीज़ें। हमने एटीपी के बारे में क्लास डिस्कस किया था, ठीक है, एटीपी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा है, और इसके अलावा हम लोगों ने डिस्कस किया कि एटीपी जब आपकी स्टोर होती है और रिलीज़ होती है तो आपके पास एनर्जी आती है। एटीपी साइकिल के बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा हमने इसमें जो है वो इम्पोर्टेंस के बारे में देखा है कि ये किस तरह हमारी डेली लाइफ में, डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने जो है वो फोटोसिंथेसिस के बारे में क्लास डिस्कस किया है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह परफॉर्म होता है, ठीक है, इम्पोर्टेंस देखी है। उसके बाद हमारे पास जनरल इक्वेशन देखी है फोटोसिंथेसिस की हमने कि किस तरह एक सिमिलर वंस मॉलिक्यूल से आपके पास कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो है वो बनता है, ठीक है। ये हम जो है वो चीज़ें वगैरह देखी हैं और हमने दो प्रोसेस इसमें देखे हैं, इनटेक ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर कहाँ से आता है आपका, सॉइल से आता है, रूट एयर्स आपके अब्जॉर्ब करती हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका कहाँ से आता है, आपके सराउंडिंग एयर से आता है, वो लेके आपको जो है वो आपके फोटोसिंथेसिस अगर होती है मेसोफिल सेल्स में जो कि आपकी लीव्स में होते हैं, ठीक है क्लास। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को जो है वो समझ आया होगा, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होगी क्लास, और आपके लिए बहुत इजी रहा होगा आज का लेक्चर। और क्लास अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो काइंडली वो भी जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आप
कि प्रीवियस जो चैप्टर्स हमने कवर किए हैं वो भी आपको क्लियर हो सके और उनमें भी कोई आपको इशू वगैरह कंफ्यूजन ना हो। ठीक है क्लास, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो अपने आगे इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को। आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।